जी, यहाँ तक कर लिया था हमने। सर ये स्लाइड करनी है हमने। ठीक हो गया। इम्यूनोसप्रेसिव और हम सबसे बात कर रहे थे कि हम डिफरेंट ड्रग्स यूज करें जो वो सप्रेस करती हैं, और जब वो इनफेक्टिव हो जाएं तो फिर हम जाते हैं टुवर्ड द मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। आ चुका हूं और पॉलीक्लोनल का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी करता हूं। Those antibodies which are formed against single type of epitope called monoclonal antibody, यानी वो किसी टॉप से epitope. What is epitope? That is the character which is present on the surface of the antigen. That may be bacteria, that may be virus. तो अगर एक टाइप ऑफ एपिटोप के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज बनेंगे फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ बीटा सेल, अगर एक से ज्यादा ऑफ डिफरेंट जो बीटा सेल्स हैं उनसे सर कुछ समझ नहीं आ रही, आपकी सारी वॉइस कट रही है। आवाज कट रही है। जी आवाज आ रही है अब? जी सर। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो टू टाइप्स हैं एंटीबॉडीज की, एक को हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और एक को हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज formed from the single epitope. And what is epitope? Epitope is the character which is present on the surface of the antigen. Antigen may be bacteria, may be virus. तो उस एक एपिटोप सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। जी बाकियों का आवाज आ रही है? यस सर। अभी बीच में सही हो जाती है आपकी आवाज, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं ना, जब एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो बीच बीच में से आपकी वॉइस कटती है। चलो नहीं करता फिर। जी आवाज ठीक आ रही है सारे बच्चों को? जी सर। इसका मतलब इंटरप्शन जो है सर अभी सही आ रही है, आगे देखिए। जी चलो मुझे बता दीजिएगा जब आवाज करती है। तो मैं बात कर रहा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो मोर देन वन जो हमारे पास बीटा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करें तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अगर एक ही तरह के बीटा सेल जो है वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करे तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं। एक है हमारे पास अलेम्टुजुमैब। अलेम्टुजुमैब जो है हमारे पास एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस होती है ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इसको नाम देते हैं, और ये वर्क करती है अगेंस्ट CD52। दैट इज अ CD मीन क्लस्टर डिफरेंशिएशन। इट इज अ रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ T cell and produce profound depletion of T cells. और जो T cells हैं उनकी डिप्लीशन काज करेगी, उनकी डिस्ट्रक्शन काज करेगी, उनकी किलिंग काज करेगी। इसको हम यूज कर बी सेल क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। रिफ्रैक्टरी में क्या मतलब है रिफ्रैक्टरी का? जी एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज ए रिफ्रैक्टरी? रिफ्रैक्टरी मीन कि अगर हमारे पास डिजीज काज हो रही है, वो किसी भी मेडिसिन यूज करने से ठीक हो जाती है लेकिन दोबारा फिर स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी। ठीक है, इसका मतलब क्या? क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक होता है बी सेल्स का, वो यूज कैसे लेकिन इसको हम ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। जी बात क्लियर है? यस सर। जी बच्चों, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों तक? जी सर, बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। क्या मैं जहाँ स्टार्ट में बता दिया करें, मैं उसको रिपीट कर दूंगी क्या करें उस बात को। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जो कि डिफरेंट एंटीबॉडीज के बारे में हमें बता रहा है कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं मोनोक्लोनल, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्लिनिकल यूजेस के क्या हैं। अडिक्सिमैब जो है हमारे पास वर्क करती है एज ए एंटागोनिस्ट, किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर के लिए। प्रिवेंट करती है क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन को, कहाँ? इन प्लेटलेट एग्रीगेशन। और यूज करते हैं इसको पोस्ट एंजियोप्लास्टी में और एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के लिए यूटिलाइज करते हैं। सेकंड हमारे पास आती है डेक्लिजुमैब। ये बाइंड करती है अल्फा 2 सब यूनिट के साथ और प्रिवेंट करती है लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन। डेफिनेटली अगर IL-2 रिसेप्टर के साथ डेक्लिजुमैब बाइंड कर जाएगी तो IL-2 इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब IL-2 बाइंड नहीं करेगा तो हमारे पास लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन नहीं होगी। जब लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन नहीं होगी तो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो है उसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद हमारे पास आ गया इन्फ्लिक्सीमैब। इन्फ्लिक्सीमैब जो है हमारे पास एंटीबॉडी है जो कि टारगेटेड है अगेंस्ट ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और उसको हम यूज करते हैं इन क्रोहन डिजीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये TNF अल्फा क्या चीज है बोला? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, दैट इज द नेम ऑफ साइटोकाइन। इसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोहन डिजीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। और हमें पता है क्रोहन डिजीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोथ आर इम्यूनोमोडुलेटिंग ड्रग, इम्यूनोमोडुलेटिंग डिजीज, यानी इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिवनेस की वजह से ये डिजीज काज होती। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूरोमोनाब की। म्यूरोमोनाब एक एंटीबॉडी है मोनोक्लोनल जो कि वर्क करती है अगेंस्ट द CD3, दैट इज द T3, और इसके एंटीजन होते हैं ऑन द थाइमोसाइट्स, और इसको हम यूज करते हैं इन एक्यूट रीनल एलोग्राफ रिजेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये वजह यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? तो सर क्लियर है। उसके बाद आगे हमारे पास टेलीविजुमैब। इसको हम यूज करते हैं फॉर द सरफेस प्रोटीन ऑफ रेस्पिरेटरी सिनेक्शियल वायरस RSV को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और ये करता है प्रोफिलैक्सिस और ट्रीटमेंट भी करता है रेस्पिरेटरी सिनेक्शियल वायरस इन्फेक्शन का। उसके बाद आगे हमारे पास रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब बाइंड करता है CD20 एंटीजन के साथ, किसके ऊपर? B लिम्फोसाइट्स के ऊपर, और रिक्रूट करता है इम्यून अफेक्टर फंक्शंस को ताकि मेडिएट कर सके लाइसिस को, ब्रेक डाउन को, और इसको हम यूज करते हैं इन B सेल नॉन हाजकन लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसटुजुमैब। ट्रांसटुजुमैब जो हमारे पास इसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर्स, और ये उनको डिस्ट्रक्शन काज करता है। जो उनके ऊपर प्रोटीन होती है HER2 प्रोटीन, जो कि ट्यूमर सेल्स की सरफेस के ऊपर होती है, उसके साथ बाइंड करता है और उन ट्यूमर्स की डिस्ट्रक्शन काज करता है। जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया ROD अमीनोग्लोबुलिन। ROD अमीनोग्लोबुलिन जो है इसको हम नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? इसको यूटिलाइज करते हैं कि हमारे पास ऐसी फीमेल्स, ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनमें RH नेगेटिव हो और जो उनके फीटस हैं वो RH पॉजिटिव हो। तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी जिसमें RH नेगेटिव मदर होगी और RH पॉजिटिव फीटस होगा,
तो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि वो जो सम ब्लड गोज इनटू द मदर फ्रॉम द फीटस, फीटस आरएच पॉजिटिव है, तो जब वो ब्लड जाएगा टुवर्ड द मदर तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी अगेंस्ट द RH positive blood that is coming from the fetus। तो अब उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, वो जो एंटीबॉडीज हैं that will be not dangerous for that of the fetus, but in the other pregnancies अगर इस तरह हो कि सम टाइम हमारे पास जो दोबारा फिर अगर इस तरह का चांस बने कि RH पॉजिटिव जो है हमारे पास फीटस हो, तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं मदर में, वो ब्लड जो है दैट कैन सर्कुलेट इनटू द डेवलपिंग फीटस, और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है, यानी हमारे पास जो उसके हिमोलिसिस काज हो सकती है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और दैट कैन लीड टू डेथ ऑफ द फीटस। सर इसमें जॉइंटस वगैरह पेयर हो जाता है ना, कर्निक्टस और जॉइंटस वगैरह। हिमोलिसिस होता है, हिमोलिसिस में आरबीसी खत्म हो जाते हैं। जी सर, एनीमिक हो जाता। तो अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे कि रो डी एक हमारे पास मौजूद है जो कि हम विद इन 72 आवर्स आफ्टर ऐसे कहते हैं कि जब बर्थ होती है चाइल्ड की, उसके आफ्टर विद इन 72 आवर्स हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है इंजेक्ट करने से हमारे पास जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं वो नहीं बन सके। ठीक है, ये सारा बस वही है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। एडवर्स इफेक्ट इसके चिल हो सकते हैं, फीवर है, एनाफिलैक्सी हो सकती है, ये हम जो वैक्सीन यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो सर क्लियर है। सर वैसे इसके कितने केसेस होते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के, मतलब क्या रेशियो चल रही है इसकी? रेशियो तो कम ही होती है, मेरा ख्याल है अबाउट 2 to 3% तक मैक्सिमम चांस हो सकता है, या रेयर चांस होता है इसका कैसा पॉसिबल हो। जी सर, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों का ही होता है। अगर ऐसा हो भी, रिजल्ट ये किया जाता है कि फौरी तौर पर उसको इंजेक्शन लगाते हैं रो डी का, और रो डी क्या करता है, वो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। ओके सर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीवायरल एजेंट की बात करते हैं। जी, आपके साथ शेयर हो रही हैं स्लाइड्स? जी सर, शेयर हो रही है। जी सर। जी, एंटीवायरल एजेंट शो हो रहा है आपको? जी सर। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट वायरसेस। क्या होते हैं वायरसेस? आपने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। जी, ये डायरेक्ट इन्फेक्शन कॉज नहीं करते,
डीएनए जो है ना वो इंजेक्ट करते हैं होस्ट के अंदर, अच्छा एंटीवायरल। और इसके अलावा इनकी एक्टिविटी जो है ना वो एट द स्पोर्ट्स शो होती है वायरस की। अच्छा यार, नहीं पता सर। वायरस हमारे पास बेसिकली एक ऐसा पैरासाइट है जो कि अपना कुछ भी यूज नहीं करता, सिवाय डीएनए या आरएनए के। हेड यूटिलाइज करता है, बाकी वो सारे प्रोटीन वगैरह हर चीज जो है वो अपने होस्ट की यूटिलाइज करता है। तो इस ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं बेसिकली ये ऑब्लिगेट होते हैं और ये डिपेंड करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑन द होस्ट सेल। तो हमारे पास बेसिक पर्पज ये होगा कि हम ऐसे वायरस इन्फेक्टेड सेल को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस, ताकि हमारे पास फर्दर जो है वो डिस्ट्रक्शन कास्ट ना हो। ठीक है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है दैट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी एक्टिव अगेंस्ट different types of viruses which are present in the body by any route। अगर वो किसी भी रूट और रूट से आ जाए, नेजल रूट से आ जाए, तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि हम डिफरेंट ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ट्राई करता है कि हम वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकें, लेकिन समटाइम इट कुड नॉट बी सक्सीड इन इट्स वर्क। वो वर्क में सक्सीड नहीं हो पाता, तो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, वायरस के दो तरह के साइकिल होते हैं, एक को लाइटिक साइकिल कहते हैं और एक को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। लिटिक साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाती है होस्ट सेल की, और जो हमारे पास होस्ट सेल की ब्रेकडाउन काज हो जाती है, और जिससे क्या होता है हमारे पास डिफरेंट वायरसेस की कॉपीज जो है दैट विल रिलीज आउट। इसको हम लिटिक साइकिल कहते हैं। एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसमें क्या होता है वायरस जो है दैट विल स्टे इनसाइड द बैक्टीरिया और द होस्ट सेल। ठीक है, अब हमारे पास एंटीवायरल की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह हम एंटीवायरल ड्रग्स यूज करेंगे। हमारा सबसे पहले पर्पज ये होगा कि हम वायरस के एंट्री को रोके इनसाइड द सेल। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी, उसके अटैचमेंट को रोकें ताकि वो अटैच ना हो और अपना डीएनए इंजेक्ट ना करे। ठीक है, ये पहली ऑप्शन होगी। अगर वायरस बाय चांस एंटर हो गया है इनटू द सेल, तो उसके बाद क्या करते हैं, सेल्स में जब वो एंटर हो जाता है तो एक तो उसकी रेप्लिकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है कि डीएनए रेप्लिकेट ना कर सके। सेकेंडली, जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट एंजाइम्स फॉर्मेशन है, उसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कोट ऑन द सरफेस, हम उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या, अगर बाई चांस वो ये किसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता तो फिर उसकी रिलीज को ब्लॉक करेंगे ताकि अदर सेल्स को इन्फेक्ट ना कर सके। जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। बच्चे 3 रह गए हैं, बाकी बच्चे कहां भाग गए हैं? कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। क्या चक्कर सर है? आप दोबारा। वो कायनात के तो मेरे ख्याल में सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे थे, वो मतलब जगह शिफ्ट कर रही थी शायद, तो वो कह रही थी कि मेरे सिग्नल्स बीच में अब ड्रॉप हो जाएंगे। और ना सर बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनकी ना इंग्लिश की क्लास थी 3:30 से 4:45, तो उसमें उनकी प्रेजेंटेशन हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलेंगे जी। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? जी सर, ये क्लियर है। वायरसेस को हम कहते हैं दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, और वो यूटिलाइज करते हैं होस्ट मेटाबॉलिक एंजाइम्स को
और होस्ट राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और अपनी उनकी कोई चीज भी नहीं है। और वो क्या करते हैं, यूज करते हैं सेल्स को, सेल के मटेरियल को, ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं। वायरस पार्टिकल वेरियंस जो है वो उनका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए, और इनमें हमारे पास वायरस स्पेसिफिक एंजाइम भी होते हैं, और जो कि सराउंडेड होते हैं बाय प्रोटीन, कैप्सिड, और सम टाइम एक आउटर लिपिड एनवेलप भी अटैच होता है। ये स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि हम वायरसेस को क्लासिफाई कैसे करते हैं। दो तरह के वायरसेस होते हैं, एक डीएनए वायरसेस और एक आरएनए वायरसेस होते हैं। डीएनए वायरसेस जो है डेट कंटेन डीएनए, ठीक है, उसकी जीनोम के अंदर डीएनए होगा, और वायरस रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डेट विल बी इन्वॉल्व। एग्जांपल आ जाएंगे, हर्पीज वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, और उसके अलावा हमारे पास अदर टाइप आ जाती है आरएनए वायरसेस की। इनकी जो जीनोम है डेट इज और आरएनए जीनोम होती है। वायरस रेप्लिकेशन जो है डेट विल अकर बाय द आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो यूटिलाइज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है आरएनए को डीएनए, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम है। इसकी एग्जांपल आ जाती है, रूबेला वायरस है, डेंगू फीवर वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, एचआईवी और इन्फ्लुएंजा वायरस शामिल। लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस, सबसे पहले क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सरफेस। सबसे पहले अटैचमेंट होती है, फिर एंट्री होती है वायरस की थ्रू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स, और उसके अलावा अनकोटिंग होती है वायरल न्यूक्लिक एसिड की। नेक्स्ट रेप्लिकेशन होती है, सिंथेसिस होती है अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन्स की, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है और पॉलीमरेसिस। उसके अलावा सिंथेसिस होती है न्यू वायरल आरएनए की या डीएनए की, और सिंथेसिस होती है लेट स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की। उसके बाद क्या होता है, असेंबली या मैच्योरेशन होती है वायरल पार्टिकल्स की, और लास्ट स्टेप है रिलीज फ्रॉम द सेल। ये डायग्राम है जो कि इंडिकेट कर रही है हमारे पास कि वायरस की अटैचमेंट और एंट्री होती है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में पेनिट्रेशन होती है, और उसके बाद अनकोटिंग है, फिर अर्ली प्रोटीन फॉर्मेशन है, फिर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस है, फिर लेट प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग है, और लास्ट है हमारे पास पैकेजिंग एंड असेंबली है, और फिर वायरस को क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है कि वो रिलीज हो सके, और इसके लिए डिफरेंट ड्रग्स जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन है वो सेल्फ लिमिटिंग है, और उसमें हमारे पास कोई भी मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि रीनो वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड काज करता है। उसके अलावा कॉमन वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स है, चिकन पॉक्स है, ये हमारे पास हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है डेट कैन ओवरकम इजी। जी, वायरस रेप्लिकेशन है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास वायरस की अटैचमेंट होती है सेल के साथ, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, वायरस पेनिट्रेट करता है सेल मेम्ब्रेन में और इंजेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए और आरएनए को इनटू द सेल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होगा, वायरल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और सेलुलर मशीनरी new viral nucleic acids are packaged into the viral particles and released from the cell. Host cell may be destroyed in the process. जी, हमारे पास डिफरेंट वायरसेस हैं और उनके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं हमारे पास, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं। एडिनो वायरस जो है डीएनए है, हेपाडिना वायरस डीएनए है, हर्पीस वायरस जो है डीएनए, पेपिडो वायरस जो है डीएनए उसमें,
पैरा वो वायरस जो है उसमें भी डीएनए है। अरीना वायरस आरएनए है। बुनाया वायरस जो है वो उसमें भी आरएनए है। कोरोना वायरस जो है डेट कंटेन्स आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन आरएनए। पैरामॉक्सी पैरामाइट्सो वायरस जो है उसमें भी आरएनए है और पिकोना वायरस में भी आरएनए अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली वैक्सीन यूज करते हैं ताकि पेशेंट के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज किया जा सके। हम देखते हैं डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं, निमोनिया की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और करंटली जो हमारे पास कोरोना की वैक्सीन लग रही है। तो ये बेसिकली हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉडीज को ताकि जो हमारा उसकी जो नॉर्मल इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगी इसका मकसद भी यही है ताकि हमारे पास क्या हो, इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम। कॉमन वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स है, चिकन पॉक्स है, ये हमारे पास घर में ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको करेक्ट कर देता है वायरल इन्फेक्शंस को, क्योंकि ये इतना इनका थ्रेशोल्ड नहीं होता, वायरल का लोड कम होता है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली उनको ट्रीट कर देते हैं। तो हमारे पास एंटीवायरल एजेंट तब देते हैं जब इम्यून सिस्टम भी फेल हो जाए और हमारी वैक्सीन जो है वो भी फेल हो जाए। जब ये दोनों चीजें फेल हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरल एजेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं और ये क्या करते हैं, वायरल की एंट्री को रोक देते हैं या उसके एग्जिट को रिमूव कर देते हैं, या हमारे पास इनर साइड पे जो सेल के जो डीएनए आरएनए की रेप्लिकेशन हो रही है उसको ब्लॉक कर देते हैं। एंटीवायरल ड्रग थेरेपी किस तरह की है, किस तरह ये वर्क कर रहे हैं। हमारे पास जो सेल्स का जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है उसको अल्टर कर दिया जाता है ताकि वायरस जो है वो कैन नॉट यूज टू मल्टीप्लाई। जैसे कि साइक्लोवेर है, ये इनहिबिट करती है वायरल एंजाइम्स को और होस्ट एक्सप्रेशन ऑफ वायरल प्रोटीन और असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन्स। प्रिवेंट करती है न्यू वायरसेस को कि वो लीव करें इन्फेक्टेड सेल को, जैसे कि अमेंटाडी। जी बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात जो समझ में ना आई हो? नो सर, नो कंफ्यूजन। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? क्लियर। जी, कोई मुश्किल लग रही हो? नो सर। ठीक है, हाँ जी, और कराएंगे? इतना ही काफी है आज के लिए? यस तो बस सर, इतना काफी है, यस सर काफी है। लास्ट में तो ऑफ कर लिया है। चलो ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें जो बच्चे मौजूद हैं, 5। जी सेंड कर दिए? सर मेल कर रही हूँ। चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।